कल आपने पूछा था, गुड आफ्टरनून सबको, कल आपने कुछ पूछना है कल की क्लास में जो भी हमने कल कवर किया था? कोई डाउट, कोई क्वेरी? नहीं, ओके ठीक। तो हमने अभी तक बात की कि आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड अनलेस अथॉरिटी गिवन बाय लॉ। आर्टिकल 246 कहता है पावर टू इनेक्ट लॉ एंड लेवी ऑफ टैक्सेस एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 हिस्सों की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट इज लिस्ट 1, एक्सक्लूसिव पावर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, एक्सक्लूसिव पावर इज, कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके कानून बनाती है। ठीक, उसके बाद हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की डिफरेंस के बारे में बात की थी। डायरेक्ट टैक्स जहां पर टैक्स का इंसिडेंस एंड बर्डन एक ही पर्सन पे होता है, शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स जहां पर टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स को सीबीडीटी मैनेज करता है और इनडायरेक्ट टैक्स को सीबीआईसी मैनेज करता है। लास्ट में हम बात कर रहे थे, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे, प्री जीएसटी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। मैंने 4 टैक्सेस का आपको बहुत शॉर्ट में रेफरेंस दिया था। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, सर्विस टैक्स सर्विस पे लगता था, सीएसटी इंटरस्टेट सेल पे लगता था। तीनों टैक्सेस को लेवी करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती थी और गवर्नमेंट को जमा कराते थे इंटेंडेड टैक्सेबल पर्सन लाइक मैन्युफैक्चरर या डीलर या सर्विस प्रोवाइडर। वेट एक स्टेट टैक्स हुआ करता था जिसको लेवी और कलेक्ट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती थी और इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे लगता था। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही राज्य में जब माल बिकता था तो वेट लगा करता था और इसको भी पे करता था डीलर। इसके नीचे लिखिए, एक टैक्स होता था ऑक्ट्रॉय, चुंगी, ऑक्ट्रॉय। ठीक है, ऑक्ट्रॉय लगता था इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स पे। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट मूवमेंट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जब गुड्स मूव होता है तो ऑक्ट्रॉय लगा करता था। ठीक है, और इसको लगाने की और कलेक्ट करने की पावर भी किसके पास होती थी? स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी गवर्नमेंट को कौन पे करता था? डीलर। बट बर्डन सबका किसके ऊपर? एंड कंज्यूमर के ऊपर। आपकी भी फर्स्ट क्लास है ना? क्या नाम है आपका? आप कहां से गौरव? सेम, ओके। एक यहां पे एक और नाम लिख लीजिए, कस्टम ड्यूटी। और ये कब लगती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये कब लगती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लेवी और कलेक्ट करने की पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सरकार को कौन जमा कराता है? इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, या तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। ठीक, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। इसके अलावा भी और भी कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, पर ब्रॉडर कैटेगरी में बात करें तो हर जो कंज्यूमर है वो लगभग इन्हीं टैक्सेस का बर्डन बेयर करता था। अदरवाइज तो जैसे लग्जरी टैक्स लगता था, वो तो तब लगेगा जब आप ऐसी कोई चीज खरीदेंगे, लेकिन बहुत रोजमर्रा की चीजों पर ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे। ठीक, अब आप सोच के देखिए कि इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस और बर्डन किसके ऊपर? एंड कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक शर्ट परचेज की। ठीक, शर्ट है से फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेमंड्स कंपनी की शर्ट परचेज की। अब ये जो रेमंड कंपनी है जब शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो एक्साइज ड्यूटी पे करेगी,
ठीक है। शर्ट बनाने के लिए इसने कई सारी सर्विसेज खरीदी होंगी, तो जीएसटी इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा होगा। जब इस शर्ट को ये इंटर स्टेट बेचेगी तो सीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट बेचेगी तो वैट लगेगा। शर्ट का कंसाइनमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ऑक्ट्रॉय लगेगा। और इन सबका बर्डन किसके ऊपर? एंड कंज्यूमर के ऊपर। यानी जब एंड कंज्यूमर के हाथ में 2000 रुपए की शर्ट आएगी, इस 2000 रुपए की शर्ट के अंदर कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन होगा, ठीक है। और बेचारे कस्टमर की हालत कैसी? बिल्कुल ऐसी जैसे आप प्रिज्यूम कीजिए कि मान लीजिए कि बबलू बाइक लेके चल रहा है, ठीक है। अब जब बबलू को बाइक मिलती है तो बबलू क्या समझता है खुद को? शाहरुख खान या जॉन अब्राहम या XYZ कोई भी। और ऐसे कैसे सड़क पे घुमा घुमा के 8 बनाते हैं, और 8 बनाते बनाते बबलू जाके किससे भिड़ गए? बबली की स्कूटी से। अब क्या होगा उनके साथ सड़क पे? बाकायदा उनकी आरती उतारी जाएगी। जो लोग बहुत अर्जेंट काम से जा रहे होंगे वो भी अपनी बाइक साइड में पार्क कर देंगे, बोले हाथ हम भी इधर ही साफ कर देंगे। और बबलू कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल लाल टमाटर के जैसे। इतने सारे घूसे पड़े, लेकिन बबलू को क्लैरिटी नहीं है किधर से आया, किधर से जोर से आया, किधर से धीरे से पड़ा। बबलू को कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड कंज्यूमर की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही होती थी। कभी एक्साइज ड्यूटी का चाटा, कभी सर्विस टैक्स वाला घूसा, कभी सीएसटी का, कभी वैट का, लेकिन पता ही नहीं कि कौन सा टैक्स लग रहा है। और आप सोच के देखिए इनडायरेक्ट टैक्स कैसा? आप सुबह उठ के चाय पीते हैं और रात में मोबाइल देख के सोते हैं, ठीक है। इस पूरी दिनचर्या में आपने जितनी भी गुड्स, जितनी भी सर्विसेज कंज्यूम की, हर गुड्स या हर सर्विसेज के ऊपर इस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होते हैं। हमें पता होता है क्या कि ये जो हम चाय पीते हैं, इसमें मान लें कि अज्यूम करते हैं घर पे एक चाय की कीमत 10 रुपए पड़ती है, कॉफी की कीमत 15 रुपए पड़ती है। आपको पता लगता है कि इस 15 रुपए में से कितने रुपए की कॉफी पी और कितने रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स है? नहीं। तो एंड कंज्यूमर इस टैक्स का बर्डन अनकॉन्शियसली बियर किए जाता है और उसको कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि मैं कितने टैक्सेस, ये कितने मैं इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बियर कर रहा हूं। और हमारे लिए सामान क्या हो जाता है? महंगा, जबकि हमें पता भी नहीं होता है। तो बबलू है ना, ये बिल्कुल दुखी हो गए, उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। भागे भागे किसके पास गए? मोदी जी के पास गए। बोले आपने कहा था अब की बार मोदी सरकार, फिर जब अच्छे दिन आएंगे और महंगाई कम होगी, पर महंगाई कहां कम हो रही है? आप देखिए टैक्स लगे जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लगे जा रहे हैं, इतना सारा बर्डन मेरे ऊपर है, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अब अगर उनके पास जाके कोई बोलेगा तो मोदी जी क्या बोलेंगे? वो बातों के जादूगर है, क्या बोलेंगे? हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला बबलू हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बोले तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब देना। बोले पूछिए मोदी जी। बोले अगर देखो महंगाई कम करनी है तो तुम्हें कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, मतलब दवाई खानी पड़ेगी, थोड़ी कड़वी होगी, थोड़ी महंगी होगी, खाओगे या नहीं? जवाब केवल हाँ या ना में देना। क्या बोलेगा बेचारा बबलू? जैसे बोलेंगे बताओ भ्रष्टाचार कम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो क्या बोलेंगे? कर दो नोटबंदी। तो महंगाई कम करना चाहते हैं तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, थोड़ी महंगी भी होगी, हाँ या ना में बोलो। क्या बोलेगा बेचारा बबलू? भोला है, मासूम है, ठीक है, उसको पता होता कि पिटाई पड़ेगी, थोड़ी 8 बनाता सड़क पे। तो बबलू ने कहा हाँ। तो मोदी जी ने कहा ठीक है चलो डन। तो क्या हुआ फिर कि महंगाई को कम करने के लिए इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया गया? खत्म किया गया। और उनकी जगह एक ट्रांसपेरेंट टैक्स इंडिया में लॉन्च किया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया तो आप मानिए लगभग इतने नहीं, ऐसे ही 17 इस तरीके के 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके इंडिया में एक टैक्स लेवी किया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस। तो अब आप भी क्या करेंगे? इस चित्र में मेरी तरह कस्टम ड्यूटी को छोड़ते हुए ऐसा एक क्रॉस लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे इनकी जगह अब क्या लगेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम लॉ को मत काट देना, वो अभी भी लगता है, तभी तो हम 10 नंबर में पढ़ेंगे वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस
टैक्स। इन सबको हटा के अब क्या लगता है? जीएसटी। ठीक, पहले अलग अलग तरीके की दुर्घटनाएं होती थी, तब अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स लेवी होंगे। अब एक ही दुर्घटना होगी, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। पहले क्या होता था? गुड्स पे अलग तरीके का टैक्स लगता था, सर्विस पे अलग तरीके का लगता था, लेकिन फिर क्या हुआ? वन नेशन वन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस पे लगेगा? सप्लाई, गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई पे। गुड्स पे भी जीएसटी, सर्विस पे भी जीएसटी। बट अब मैन्युफैक्चरिंग या इंटरस्टेट की कुछ की जरूरत नहीं। अब क्या होना चाहिए? सप्लाई। क्या होनी चाहिए? सप्लाई। इतना लिख लिया? ऑनलाइन जो लोग हैं, नाउ पावर टू लेवी, मतलब पहले एक्साइज ड्यूटी अलग गवर्नमेंट लगाती थी, वैट अलग लगाता था, लेकिन मोदी जी क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने बोला कि हमारी और ममता दीदी की कोई लड़ाई नहीं है। कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। जीएसटी कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, दोनों मिलके कानून बनाएंगी और जीएसटी लगाएंगी। ठीक, एंड हु इज लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट? सप्लायर। बबलू को बुद्धू बनाया, बबलू तो अभी भी बेचारा ही है, ठीक है, पर बस अब आर पार की लड़ाई होगी, और दैट इज क्लियर कट, वन नेशन वन टैक्स। गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर अब जीएसटी लेवी होगा, और गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी किसकी? सप्लायर की। ओके, कस्टम ड्यूटी आज भी लेवी होती है। और अब कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम हुए? ये तो हुए वो जो हुए, इसके अलावा भी और हुए। इसकी एक लिस्ट आपके नोट्स में दी हुई है, हम पढ़ेंगे क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इतनी जो बात की हमने, उसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये जैसा लिखा है आपने भी वैसा लिख लिया? ठीक, अब आप देखिए, इस टेबल से एक बात निकल के आई कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाएगी और टैक्स लगाएगी। ठीक है, पर कानून बनाने और टैक्स लगाने की पावर तो कहां से मिलती है? शेड्यूल 7 से। मैंने कहा था ना, शेड्यूल 7 तो पावर बैंक है, शेड्यूल 7 से। अब जीएसटी लगाने की पावर और जीएसटी के कानून बनाने की और टैक्स लगाने की पावर अगर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास है, तो फिर इसको शेड्यूल 7 में कहां जगह मिले? क्योंकि शेड्यूल 7 में अगर है तभी पावर मिलेगी, अदरवाइज पावर नहीं मिलेगी। कहां पे फिट करें? कौन से घर में? यूनियन लिस्ट में कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक्सक्लूसिव सेंट्रल के लिए है। क्या स्टेट लिस्ट में कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वो तो एक्सक्लूसिव। तो क्या कॉन्करेंट लिस्ट में कर सकते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज, यानी ये जो जीएसटी है नया नया आया, लेकिन बेचारे को घर नहीं मिला। यूनियन लिस्ट में मिल नहीं सकता, स्टेट लिस्ट में मिल नहीं सकता, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं मिल सकता। और जब तक शेड्यूल 7 में इसको जगह नहीं मिलेगी, तब तक सरकार न तो इससे रिलेटेड कानून बना सकती है, न ही टैक्स लगा सकती, क्योंकि सरकार के हाथ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बांध दिया। अब क्या करें? समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या लेके आया गया? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये शेड्यूल 7 किसका सिस्टम है? हमारा और आपका? कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 वाले सिस्टम में आप देखो, जीएसटी को जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि ड्यूअल जीएसटी के कारण, न यूनियन लिस्ट में, न स्टेट लिस्ट में, और न कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इस सिस्टम को सेट करने के लिए क्या किया गया? संविधान को
बदला गया। और यही रीजन था कि जीएसटी को इंडिया में क्या कहा जाता है, बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये क्यों बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स है? इंडिया में कोई भी कानून में बदलाव लाना है तो आप नोटिफिकेशन लेके आइए, चेंज कर दीजिए, लेकिन जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया। और इसीलिए कब बजट स्पीच में बोला गया था कि भाई इंडिया में जीएसटी आएगा, और उसके बाद भी जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 को। इतने साल जीएसटी को आने में इसीलिए लग गए क्योंकि इंडिया में बेसिक प्रॉब्लम ही यही थी। सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स एक कमेटी बनी थी, ठीक है, उसको काम दिया गया कि आप इंडिया में टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर अपनी राय दो। बोले ऐसा है ना, एक ऐसा टैक्स आना चाहिए, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को भी ग्लोबल इकोनॉमी से कंपीट करना होता है। तो हर देश में क्या होता है, जीएसटी एक ही टैक्स होता है। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार थी, तो बोला हमारा प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट को कंपीट नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे तो इंडिया में खुद ही अपने इतने सारे टैक्सेस हैं। तो इसके ऊपर टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर उनको एक राय देने के लिए कहा गया, कमेटी बनाई गई। सबसे बड़ी अड़चन क्या हो रही थी, स्टेट्स जीएसटी को लाने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि स्टेट्स को ऐसा लगता था कि अगर वन नेशन वन टैक्स आया तो फिर जो स्टेट्स हैं उन्हें ऐसे कटोरा लेके सेंट्रल के सामने जाना पड़ेगा कि हमें पैसा दो, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल रेवेन्यू तो खत्म हो जाएगी। तो स्टेट्स कंसेसस नहीं दे रहे थे। और इंडिया में जीएसटी कैसा लाना था, ड्यूअल। अब ड्यूअल लाने के लिए ना यूनियन लिस्ट में जगह थी, ना स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते थे। तो संविधान को बदलने के लिए बिल पारित किया गया, 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, और उसको पास करके 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना पड़ा, इसीलिए जीएसटी को इंडिया में क्या कहा जाता है, बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। और अब जीएसटी को लाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय संविधान में एक नई एंट्री जोड़ी गई, दैट इज आर्टिकल 246A। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने की और टैक्स लगाने की पावर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट नहीं देता। उनको एम्पावर कौन करता है, आर्टिकल 246A। ये जीएसटी के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप है। भारत में जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने के लिए एम्पावरमेंट कौन देता है, आर्टिकल 246A। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 246A। ये डिटेल में क्या बात करता है अभी हम बात करेंगे। आप जो मैंने यहाँ पे येलो मार्क किया है, आप भी ऐसा नोट कर लीजिए। 1 जुलाई 2017 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, जीएसटी लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप 2017 में? छोटे छोटे बच्चे होते, 7th क्लास। पता है जीएसटी आया था 7th क्लास में, स्कूल में गए थे तो चर्चा हुई थी क्या, थोड़ा थोड़ा सुना था। अच्छा, ऐसे तब भी मोदी जी ने मन की बात की थी, वो करते तो डर लगता है। तो 1 जुलाई 2017 को उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजाकर जीएसटी को अनाउंस किया था। ये नोट करिए। सलोनी, कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉ नहीं आते, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। निखिल, हम टोल टैक्स के बारे में बात करेंगे आगे, एक टॉपिक आएगा तब बात करेंगे टोल टैक्स के बारे में, ठीक। और नोटेड एवरीवन, पीछे वाले सब नोट कर लिया। ये 1 जुलाई 2017 की डेट भारत की हिस्ट्री में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजाकर किसी चीज को अनाउंस करना इंडिया में बड़ी बात है। कारण ऐसा भारत के संविधान में 3 बार हुआ। पहले जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद जब भारत की आजादी को 50 साल हुए,
और जब 75 साल हुए, 3 बार तब और 4th टाइम जब इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ, पूरी कंट्री को एड्रेस किया गया था। तो आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस हुआ बाय वे ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये ABCD भी, मतलब आर्टिकल 246A। ठीक, आर्टिकल 246A ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में तीन बड़े बदलाव की। हिंदी लिखनी आती है ना सबको? 56 कितना होता है? हाँ, ऐसे भी कई लोग हैं कि सब्जी वाले से बोलते हैं भैया 83 कितना होता है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको हिंदी में 1 से 100 तक की गिनती नहीं आती है? ये देखो, सभी अभी लंदन से लैंड हुए। बस 20 तक की गिनती आती है, 30 तक की गिनती आती है, या हिंदी में 30 तक गिनती आती है? अच्छा, मैंने सुना 30 तक। अच्छा, हिंदी में 30 तक गिनती आती। अरे भाई, भारत में रहते हो, गिनती तो आनी चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे हमारे कॉर्पोरेट के काम से हमारा साउथ में ट्यूटिकोरिन में प्लांट हुआ कर। ट्यूटिकोरिन नाम सुना? ट्यूटिकोरिन, TUTI, हिंदी में तुतीकुड़ी लिखते हैं उसको। ऐसे तो ट्यूटिकोरिन में प्लांट हुआ करता था। तो दैट टाइम फर्स्ट टाइम आई विजिटेड टू चेन्नई एंड द रिमोट एरिया इन चेन्नई। मतलब ट्यूटिकोरिन जो है वो लास्ट सिटी मानी जाती है, और उसके बाद 2 घंटे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सुने? तो दैट इज हम कहते हैं सदर्न कॉर्नर ऑफ द इंडिया। तो वहां पे जब हम जाते थे तो ऑटो, आपने देखा होगा साउथ इंडियंस अपने कल्चर को लेके दे आर वेरी पर्टिकुलर, इट इज टू गुड। वो बड़े मतलब पर्टिकुलर होते हैं। अगर 4 लोग मिलेंगे तो हमें हमारी लोकल लैंग्वेज बोलने में शायद शंका हो, या हम सोचें बोले या ना बोले, है ना। और कोई अंग्रेजी बोलने वाला होता है, फिर हम उससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं कि काश हम भी ऐसा बोल। दैट इज गुड, लैंग्वेज सब आनी चाहिए, बट दे आर वेरी कल्चर्ड इन दिस सेंस, वो अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं। तो पहली बात कि अब वहां गए तो वो ऑटो वाला भी तमिल में बात करेगा, सब्जी वाला भी तमिल में बात करेगा, एक नॉर्मल शॉपकीपर भी तमिल में बात करेगा। अब हाँ, उन्हीं समझते हैं। और बिल्कुल टिपिकल सदर्न कॉर्नर में चले जाओ तो वो इंग्लिश भी कम्युनिकेट नहीं करते, और बड़े शान से वो तमिल बोलेंगे। और अगर आपको 3 बार में उनकी बात समझ में नहीं आई तो उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है ना। अब आप सोच के देखिए कि ऐसे ही CMA बने आप, है ना, आपको किसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने या IOCL ने इसी तरीके से 20-22 लाख का पैकेज देके बोला कि ना आप ना वो जैसलमेर के पास कोई गांव है, वहां जाना है, कैंपस से नौकरी लग गई, 22 लाख का पैकेज मिल रहा है। कितने लोग बोलेंगे नो? जैसलमेर के पास एक गांव है, मान लेते कोई भी XYZ गांव है, ठीक है, रामपुर की ढाणी, वहां पे जाना है, प्लांट आ रहा है कंपनी का, 22 लाख का पैकेज दे रही है, कितने लोग जाएंगे? हाँ, मैं भी जाऊंगी भाई, जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मेजॉरिटी कहती है जाएंगे। अब रामपुर की ढाणी में आप ऐसे बोलोगे भैया 83 रुपए क्या होता है? बोले मेरे को भी नहीं पता मैडम क्या होता है। तो ये बेसिक चीज है ना, ऐसे आना ही चाहिए। 1 से 9 तक की गिनती तो हिंदी में आनी ही चाहिए, मस्ट, अपनी मदर टंग आनी ही चाहिए, है ना। जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप मारवाड़ को बिलोंग करते हैं, रामपुर की ढाणी में नेटवर्क नहीं आता, पैकेज मिलता है 22 लाख का, है ना। कंपनी पैसा इतना इसलिए देती है ताकि आप रिमोट एरियाज में टिके रहें, है ना, ज्यादा इधर उधर भागने की कोशिश न करें। वो पैसों से क्या करते हैं, आपके पाँव में जंजीर बांध देते हैं। बढ़िया पैकेज देते हैं बट रिमोट लोकेशन। और CMAs को ऐसी प्लांट लोकेशन पे नौकरी मिलती है। ऑलवेज यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ कॉर्पोरेट ऑफिस प्लांट को। जैसे हमारी स्टूडेंट है मोहित लखोटी, आपने कभी एडवर्ड में भी देखा होगा, ऑल इंडिया रैंक 2 थी उनकी, फाइनल में उनकी EIL में जॉब लगी,
और शुरू में उनको लोकेशन मिली गुड़गांव एंड ही इंजॉयड अ लॉट। ऐसे बढ़िया सी कॉर्पोरेट लाइफ, मजेदार ऑफिस, और सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम को 5 बजे बोरिया बिस्तर पैक कर लेना। 2 साल बाद अभी ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बाड़मेर। बाड़मेर उनका ट्रांसफर हो गया है। अब 9 से 5 की नौकरी भी नहीं है, शाम को 7:30-8 बजे छुट्टी मिलती है, बिकॉज प्लांट लोकेशन पे सीएमएस की जरूरत होती है एंड ही इज लर्निंग अ लॉट। वहां पे सीखने को बहुत कुछ है, कॉर्पोरेट ऑफिस में सीखने को नहीं मिलेगा। प्लांट पे आपका जो आप प्रैक्टिकल ओएम पढ़ते हो, प्रोसेस पढ़ते हो, कॉस्ट पढ़ते हो, बजट पढ़ते हो, वो सारे काम आपको प्लांट लोकेशन पे ही सीखने को मिलते हैं। तो इसीलिए, एंड इट इज, जो हम बात कर रहे थे कनेक्शन, है ना, अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग, हिंदी में 1 से 100 तक की गिनती, ये बेसिक है। कुछ लोगों को तो हिंदी में लिखने में, एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र भी लिखने में बड़ी समस्या होती है ना। सरकारी दफ्तर में, जैसे अभी हमारे पास, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जीएसटी के नोटिस आते हैं, वो टिपिकल हिंदी में लिखे होते हैं, और आप वहां पे काम कराने चले जाओ, वो क्लरिकल स्टाफ जो वहां पे होता है, वो भी ऐसी लंबी लंबी नोटशीट शुद्ध हिंदी में ही बनाता है। तो वो हिंदी पढ़नी और समझनी आएगी, तभी तो क्लाइंट को हेल्प कर सकोगे। तो आनी ही चाहिए। नहीं आती है तो आज ही सीख लेना, जिनको आती है उनसे सीख लेना, मुझे भी आती है। तो तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बड़े बदलाव किए गए बाय वे ऑफ आर्टिकल 246A। इतना लिख लिया, ये भी लिख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बड़े बदलाव, हाँ किए। 3 बड़े बदलाव मतलब एडिशन ऑफ पावर्स, deletion of powers and clarification of powers। आर्टिकल 246 ने, ए ने, ये 3 बड़े काम किए। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये छोटू वाला ए और ये बड़ा वाला ए, दोनों में फर्क है। दिस इज बड़ा वाला ए, और कोई ब्रैकेट नहीं है, ऐसे ही लिखना है। मतलब आपको अगर सवाल आया और आपने ऐसा लिख दिया या ऐसा लिख दिया, तो क्या मिलेगा? अंडा, 0। ठीक है, तो ये आर्टिकल 246A ऐसा ही है, बड़ा वाला ए है। ठीक है, और कुछ ने देख लो लिखा होगा तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिलीशन ऑफ पावर्स। व्हाट इज डिलीशन ऑफ पावर्स? जैसे ही आर्टिकल 246A आया, 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस का पत्ता साफ। ठीक है, बोला कि भाई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऐसी ही तरीके की 17 मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस अब नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे इसका मतलब क्या शेड्यूल 7 ही खत्म हो गया? नहीं, उसमें बेचारा इनकम टैक्स भी तो आता है, कस्टम लॉ भी तो आती है। तो शेड्यूल 7 से किसको अबॉलिश या डिलीट किया गया? पुराने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जिन्हें जीएसटी में सब्ज्यूम किया गया। सब्ज्यूम किया गया मतलब मिक्स किया गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट, एक्सेट्रा। नोटेड? एडिशन ऑफ पावर,
क्या पावर ऐड की गई? आर्टिकल 246A empowered central government and state government to enact enact GST law and levy of GST। आर्टिकल 246A ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या बना दिया? शक्तिमान। शक्तिमान जानते हैं? देखा है बचपन में शक्तिमान, है ना? वो ऐसे घूमता था, खतरनाक तरीके से घूम के ऐसे करता था। तो शक्तिमान बना दिया और एम्पावर कर दिया सेंट्रल एंड स्टेट को जीएसटी लॉ को इनेक्ट करने के लिए और उसके तहत जीएसटी को लेवी करने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक एडिशन ऑफ पावर्स एंड डिलीशन ऑफ पावर्स। ठीक, इसके अलावा एक और काम किया, दैट इज कॉल्ड क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर्स। पावर्स को क्लैरिफाई करना क्यों जरूरी था? क्योंकि कुछ चीजें अभी भी जीएसटी के दायरे के बाहर थी, और अगर ये क्लैरिफाई न किया जाता तो आप क्या समझते हैं, आपके आसपास वायुमंडल में जितनी भी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज है, सब पर क्या लगेगा? जीएसटी, है ना? सब पर क्या लगेगा? जीएसटी। लेकिन कुछ चीजें सरकार इंटेंशनली जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहती थी, और उसके लिए क्या जरूरी था? क्लैरिफिकेशन देना। ओके, ठीक। आप लोगों में से पढ़ाई के अलावा और आप और क्या क्या करते हैं? बोले हम इंस्टा देखते हैं, दूसरे का स्टेटस देखते हैं, वैसे नहीं, है ना? वो नहीं बात कर रहे, वो तो सब करते हैं। ठीक, इसके अलावा होता है ना, किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को खेलने का शौक होता है, गाने का शौक होता है, डांस। यस वेंकटेश, चेस। ओके, मतलब ऐसे शौकिया खेलते हैं, प्रोफेशनली खेलते हैं? प्रोफेशनली खेलते हैं, ताली बजा दो इनके लिए। तो कैसे खेला? स्टेट लेवल या